आज हम लोग आपके कक्षा 11 में महाकवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। बाने, बाने माने झंडे। जो शिवाजी हैं उनकी सेना के भाले में जो झंडे लगे हुए हैं उनको बाने कहते हैं, तो बाने माने झंडे। फहराने, फहराने मतलब फहराने लगे। घहराने, घहराने का मतलब होता है अत्यंत तीव्र ध्वनि में बजना। घहराने माने अत्यंत तीव्र ध्वनि में बजना। घंटा जो मंदिरों में होता है वही घंटा है और पशुओं को भी बांधा जाता है तो वही घंटा है, ऐसे ही रहेगा। गजन के, गजन के मतलब हाथियों के। गज माने हाथी होता है तो गजन के मतलब हाथियों के। नाही, नाही सरल है, इसको आप बदल के नहीं कर सकते हैं तो नहीं। ठहराने, ठहराने का मतलब टिकना होता है। आप कहते हैं कि उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता तो ठहराने मतलब टिकना। राव राने, राव राने का मतलब राव और राणा। इसका एक और सरल अर्थ होता है राजा महाराजा, यानी कि राजा और महाराजा। देश, देश के मतलब विभिन्न देशों के। देश, देश के मतलब विभिन्न देशों के। नग माने पहाड़ या पर्वत। नग माने पहाड़ या पर्वत। बहराने, बहराने का मतलब गिरना होता है, टूट कर गिरना। ग्राम, ग्राम मतलब गांव। ग्राम माने गांव। नगर सरल है, ऐसे ही रहेगा। हम लोग शहर को नगर कहते हैं तो नगर को नगर ही रहने दीजिए, ठीक है। पराने, पराने का मतलब भागना होता है। पराने मतलब भागना। सुनि मतलब सुनकर। सुनि मतलब सुनकर। बाजत मतलब बजने लगे। बाजत मतलब बजने लगे। निशाने माने नगाड़ा। जो आपने देखा होगा गांव की नौटंकी में बजते हैं, युद्ध के समय भी बजते हैं, तो निशाने मतलब नगाड़ा। शिवराजजू, शिवराजजू का मतलब शिवाजी। शिवराजजू मतलब शिवाजी। नरेश मतलब राजा या महाराजा भी आप कह सकते हैं, तो राजा कह लीजिए चाहे महाराजा, जो आपको अच्छा लगे। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। हाथिन के मतलब हाथियों के। हाथिन के मतलब हाथियों के। हौदा, आपने देखा होगा कि हाथी के ऊपर बैठने के लिए एक लकड़ी का बना होता है। आप बगल में फोटो में देखिए, ऊपर बना हुआ है, वही हौदा होता है, ठीक है। उकसाने का मतलब उखड़ना भी होता है, ढीला होना भी होता है, तो आप चाहे ढीला होना से व्याख्या कर लीजिए चाहे उखड़ना से, ठीक है। कुंभ, देखिए कुंभ मतलब वैसे तो घड़ा भी होता है। कुंभ का मतलब यहाँ पे कुंभज स्थान, यानी कि जो हाथी की कनपटी है जहाँ से मद द्रव निकल रहा है। आपने पहले पद्यांश में देखा था कि हाथी की कनपटी के पास से मद द्रव निकल रहा है, तो वही स्थान है कनपटी। कुंजर मतलब हाथी। कुंजर मतलब हाथी। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। भवन, भवन मतलब भवन यानी कि घर। भवन मतलब घर। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। भजाने, भजाने का मतलब होता है भागने लगे। भजाने मतलब भागने लगे। आली, आली माने भंवरे। आली माने भंवरे जो फूलों पर मंडराते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि ये जो भंवरे हैं, तो जो कनपटी का स्थान है जहाँ से मद द्रव निकल रहा है ना, तो ये भंवरे वहीं पर उसको पीने के लिए मंडरा रहे हैं, क्योंकि वो मद द्रव ऐसा माना जाता है कि मीठा होता है, तो भंवरे उसी मद द्रव को पीने के लिए मंडरा रहे हैं। छोटे, छोटे मतलब छूटे हुए। छूटे मतलब छूटे हुए। लट,
देखिए लट जो बालों का गुच्छा होता है, जो बालों का समूह होता है, हम उसको लट कहते हैं। ठीक है। केस मतलब बाल, केस मतलब बाल, के सरल है ऐसे ही रहेगा। दल माने सेना, दल माने सेना, शिवाजी की सेना की बात हो रही तो दल माने सेना, के सरल है ऐसे ही रहेगा। दरारन मतलब आप भार कह लीजिए या दमक कह लीजिए। जब सेना चलती है तो कदम ताल मिला के तो दमक जो होती है, तो यानी यहाँ पे हम भार कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दरारन माने भार, ते माने से, ते माने से। कमठ, कमठ माने कछुआ, जो पीठ वाला कछुआ होता है, खोपड़ी टाइप वाला कछुआ, वो कछुआ की बात हो रही है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको जो कछुआ है अपनी पीठ पर धारण किए हुए है, रोके हुए है, तो वही ठीक है। कमठ माने कछुआ। करारे मतलब कठोर, करारे मतलब कठोर। फूटे मतलब टूट गए या फूट गए, दोनों कर सकते हैं, किसी एक को लेके व्याख्या कर लीजिए। फूटे माने टूटना भी होता है। केरा मतलब केला, जो केला आप खाते हैं फल, वही केला, के सरल है ऐसे ही रहेगा। से मतलब समान, से मतलब समान। पात मतलब पत्ते, पात मतलब पत्ते। बिहराने मतलब फट गए, बिहराने मतलब फट गए। आपको पता है कि केला का पत्ता जो होता है बहुत मुलायम होता है, थोड़ा सा हाथ लगाइए तो फट जाता है, तो बिहराने फट गए। फन जो सांप होते हैं उनको फन होता है, नाग जो होता है तो फन वही फन है, बदलेगा नहीं ऐसे ही रहेगा। शेष के मतलब शेष नाग के, शेष के मतलब शेष नाग के। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है शेष नाग के फन पर टिकी है, तो वही शेष नाग के। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शिवा शौर्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी शिवाजी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिवाजी का प्रभाव इस प्रकार है कि कोई भी राजा उनके सामने टिकने का साहस नहीं कर सकता है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ तो देख लिए, अब सरल अर्थ में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इस पद्यांश की व्याख्या में बहुत सारी बातें भाव के अनुसार व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी। तो वो चीज़ें ज़रा आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हम लोगों को अपनी तरफ से जोड़नी है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब व्याख्या को लिख लेते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिवाजी की सेना के। अब आ जाइए पद्यांश पर। सेना के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे अत्यंत भयंकर ध्वनि में बजने लगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। शिवाजी के प्रताप को देखकर,
इतना अपनी तरफ से जोड़िए। शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देशों के राजा महाराजा उनके सामने टिक नहीं सके और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। ये भी आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा फिर अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से, इतना आपने जोड़िए। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पर्वत टूट गए। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। गांव और नगर के लोग महाराज शिवाजी के नगाड़े के बजने की ध्वनि को सुनकर इधर उधर भागने लगे। फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अर्थात शिवाजी का प्रभाव इतना अधिक था कि लोग उनके नगाड़े की ध्वनि को सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। हाथियों के अत्यधिक तीव्रता से चलने के कारण, इतना आपने जोड़िए। अत्यधिक तीव्रता से चलने के कारण उनके हौदे उखड़कर ढीले हो गए और हाथियों के कनपटी के पास मद द्रव के ऊपर मंडराने वाले भंवरे अपने घर को अर्थात वन प्रदेश को भागने लगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। उस समय वे भंवरे, इतना आपने जोड़िए। उस समय वे भंवरे छूटे हुए बालों के लट के समान उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। शिवाजी, इतना आपने जोड़िए। शिवाजी के सेना के भार से कछुए की कठोर पीठ टूट गई और शेषनाग का फन केले के पत्ते के समान फट गया और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें वीर रस और भयानक रस है। आप देख रहे हैं कि इसमें उनके सेना की जो भयंकरता है, उनकी जो विशालता है, उसका वर्णन है, तो वीर रस और भयानक रस है। यदि छंद की बात करें तो ये मनहरण कवित्त छंद है। आप अपने मन में बैठा लीजिए कि जो शिवा शौर्य के जितने भी पद हैं वो मनहरण कवित्त छंद के ही हैं। आप मनहरण अगर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कवित्त याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें उपमा, अतिशयोक्ति और अनुप्रास, ये 3 अलंकार हैं। कहाँ हैं? चलिए हम लोग पद्यांश पर देख लेते हैं ताकि आपको भूलेगा भी नहीं और पद्यांश से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए घहराने घंटा, तो घ और घ वर्ण की पुनरावृत्ति यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही है। तो आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। उसी तरह से कई लाइन ऐसी हैं जहाँ आप देखेंगे आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे र की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यदि अतिशयोक्ति की बात की जाए तो ये पूरा काव्य ही अतिशयोक्ति से भरा है। जरा सा आप देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब शिवाजी की सेना प्रस्थान करती है तो डर से पर्वत उखड़ कर के गिर जाते हैं, है ना।
अब इस लाइन में कह रहे हैं कि जो शेष नाग हैं उनके फन उनकी सेना के भार से केले के पत्ते के समान फट जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं उनकी सेना के भार से जो कछुआ है उसकी पीठ ही फूट जाती है। तो इस ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन कवि ने बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। और देखिए अगर आप इसी लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा अलंकार भी मिल जाएगा, उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर कवि तुलना कह रहे हैं कि जो शेष नाग हैं उनके फन उतनी ही आसानी से फट गए जितनी आसानी से केला के पत्ते फट जाते हैं। तो यहाँ पर जो शेष नाग का फन है उसको केले के पत्ते से उसकी तुलना की गई है। तो हम यहाँ पर उपमा अलंकार भी इस लाइन में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली इसमें मुक्तक है, गुण इसमें ओज है और शब्द शक्ति व्यंजना है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपकी परीक्षा के पेपर में 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो इस पद्यांश से कहीं भी कोई भी प्रश्न उठाए आप उसका उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्रमशः हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर भी जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो देखिए मैंने आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों बताया है, वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने 2 पेन का इस्तेमाल किया था और 3 चीज़ों को सिंगल इन्वर्टेड कामा में आपने देखा मैंने रखा है, वैसे ही सेम आपको इसका संदर्भ लिखना है और प्रसंग भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। देखिए प्रसंग आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, एक पद्यांश के कई प्रसंग बनते हैं तो प्रसंग में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, संदर्भ को आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस पद्यांश में अलंकार कौन सा है। देखिए जब काव्यगत सौंदर्य पूछे पूरा तब तो पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर केवल अलंकार की बात कर रहा है कि अलंकार योजना यानी कौन कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने आपको तीनों अलंकार बताए हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, तो वैसे ही आप लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की सेना के प्रस्थान से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए मैंने आपको व्याख्या में बताया था, यदि आपको ज़रा सा भी याद होगा तो आप लिख सकते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गया तथा आसपास के गांव में रहने वाले लोग यह कहकर के भागने लगे कि शिवाजी के युद्ध के नगाड़े बजने लगे हैं। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नग एवं दल। यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, नग और दल। इन दोनों शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखने हैं। देखिए अनेकार्थक का मतलब पर्यायवाची नहीं होता है, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए नग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे नग माने पर्वत होता है, आपने व्याख्या में देखा। नग माने वृक्ष भी होता है। नग माने जो अंगूठी आपने देखा उसमें जो कांच वाला पत्थर लगता है उसको जो नगीना नहीं होता है तो उसको भी हम लोग नग ही कहते हैं, तो नगीना भी इसका एक अर्थ होगा। और नग का एक अर्थ संख्या भी होती है। नग जो है अक्सर सुनार जो माला में डालता है तो कहता है मैंने 1 नग डाला है, 2 नग डाला है, तो नग गिनती को भी कहते हैं, तो गिनती भी होती है यानी संख्या। ठीक है। और यदि दल की बात की जाए तो दल के भी कई अर्थ होते हैं। देखिए आपने व्याख्या में दल माने सेना देखा,
दल माने समूह भी होता है, दल माने हिस्सा भी होता है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या की है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। चलिए देख लेते हैं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है, फिर हम लोग इसके व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन आपको दिख रही है, जहाँ की अंडरलाइन है, रेखांकित अंश है। इसी की व्याख्या आपको करनी है। कैसे व्याख्या करेंगे, चलिए मैंने लिखा हुआ है, आपको बताते हैं, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न का नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। और शुरू में थोड़ा सा पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में, देखिए या तो आप शुरू में लिखिए प्रस्तुत रेखांकित अंश में, या लिखिए प्रस्तुत पंक्ति में। पद्यांश मत लिखिए, क्योंकि अब लाइन की आप व्याख्या कर रहे हैं ना। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में या प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी वीर शिवाजी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं। इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आ जाइए लाइन की व्याख्या पर। शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे भयंकर ध्वनि में बजने लगे। शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देशों के राजा टिक नहीं सके और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए। गांव और नगर के लोग महाराज शिवाजी के नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर भागने लगे। और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।